आज के इस वीडियो में हम मैकेनिकल वेव की डिफरेंट मीडियम में स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स जो कि दो तरीके से क्लासिफाई की थी हमने, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो अगर किसी मीडियम में प्रोपगेट कर रही हैं तो मीडियम के पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के यानी तरंग संचरण के लंबवत दिशा में वाइब्रेट करते हैं। ठीक, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और अगर किसी ठोस माध्यम से कोई अनुप्रस्थ तरंग गुजर रही है और हमें उसकी स्पीड निकालनी है तो उसके लिए हम v इक्वल्स टू अंडर रूट ईटा अपॉन डी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर ईटा उस माध्यम का दृढ़ता गुणांक यानी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तथा डी उस माध्यम का घनत्व यानी डेंसिटी है। अब सेकंड केस आता है कि अगर कोई तनी हुई डोरी है जो कि जिसमें कि कोई अनुप्रस्थ तरंग चल रही है तो उसकी चाल हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें उस डोरी में तनाव का मान पता होना चाहिए तथा उसके प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान पता होना चाहिए। तो v इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन एम इस फार्मूले से हम तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकाल सकते हैं। इसको एक और फार्मूले से डिनोट किया जाता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट स्ट्रेस अपॉन डेंसिटी। अगर यानी हमें किसी भी वायर में स्ट्रेस पता है कि उसमें कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ और उस मीडियम की डेंसिटी पता है, तब भी हम उसमें उस वायर में या उस डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकाल सकते हैं। एंड स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, टी अपॉन ए। स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो हमें उस डोरी में तनाव और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पता हो तो उन दोनों का रेशो ही स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने ये डिस्कस कर लिया कि अनुप्रस्थ तरंगें, इसमें हम यही दो के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं वो केवल सॉलिड में और लिक्विड की सरफेस पे ही जनरेट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की यानी अनुदैर्घ्य तरंगें की। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही जनरेट हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला दे रखा है वो ठोसों में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल का फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें कि किसी ठोस में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं v इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस 4/3 ईटा अपॉन डी। यहाँ पर b आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बल्क मॉडुलस एंड ईटा जो है वो दृढ़ता गुणांक तथा डी डेंसिटी है। नेक्स्ट कि किसी ठोस छड़ में या कोई वायर है उसमें हम अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकाले हैं तो v इक्वल्स टू अंडर रूट वाई अपॉन डी का यूज़ करेंगे, जहाँ पर y उस ठोस का यंग्स मॉडुलस यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक तथा d डेंसिटी है। इसी तरीके से किसी लिक्विड में या किसी गैस में अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकालने के लिए हम v इक्वल्स टू अंडर रूट बी अपॉन डी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर b आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा डी घनत्व है। न्यूटन ने जो किसी अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया था v इक्वल्स टू अंडर रूट पी अपॉन डी था। बाद में लेकिन ये फॉर्मूला ये कुछ सटीक नहीं बैठा था, जिसमें कि लाप्लास ने बाद में करेक्शन किया था। क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लें तो वहाँ पे इसकी वैल्यू पी की वैल्यू हो जाएगी 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो एयर का डेंसिटी होती है वो 1.2 समथिंग होती है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे v इक्वल्स टू अंडर रूट पी अपॉन डी तो इसकी वैल्यू लगभग 280 मीटर पर सेकंड के समथिंग आती है, जो कि और जबकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 330 मीटर पर सेकंड के लगभग है। तो इसीलिए इसमें कुछ एरर थी जिससे कि लाप्लास ने करेक्शन किया था। यहाँ पर न्यूटन ने ये माना था कि जब भी कोई अनुदैर्घ्य तरंग किसी माध्यम में संचरित हो रही होती है तो गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये एक समतापी प्रक्रिया के फलस्वरूप उसका संचरण होता है। जबकि लाप्लास ने जो करेक्शन किया था वो इस बेसिस पे किया था, लाप्लास के अनुसार, कि अनुदैर्घ्य तरंगें जब गैसों में चलती हैं तो उसमें संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती हैं।
तो संपीड़न वाले स्थानों पर गैसों का घनत्व बढ़ जाता है और गैस के अणु के बीच अपेक्षाकृत अधिक टक्करें होने लगती हैं और इन टक्करों की वजह से कुछ अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जबकि विरलन वाले स्थानों पर गैस का घनत्व कुछ कम हो जाता है। अतः गैस के अणुओं के बीच की जो अपेक्षाकृत टक्करें हैं वो पहले की अपेक्षा कुछ यानी संपीड़न वाले स्थान की अपेक्षा कुछ कम होंगी और वहाँ ऊष्मा का कुछ ह्रास होता है। और अनुदैर्घ्य तरंगों के गैसीय माध्यम में संचरित होने पर ये संपीड़न और विरलन की जो स्थितियाँ होती हैं वो एकांतर क्रम में होती हैं और ये इतनी फास्टली होती हैं कि जहाँ संपीड़न हो रहा है वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, विरलन हो रहा है वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा। लेकिन मतलब ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर में वेरिएशन तो होगा लेकिन बाहर से कोई भी हीट मतलब उस जगह पे आ नहीं रही है, मतलब ना तो अंदर की हीट बाहर जा रही है ना बाहर की हीट अंदर आ रही है। मीन्स कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में तो वेरिएशन हो रहा है। जबकि न्यूटन ने क्या माना था, न्यूटन ने ये माना था कि ये एक समतापी प्रक्रिया है और जबकि लाप्लास ने जो करेक्शन किया है, लाप्लास ने ये बताया कि ये समतापी नहीं एक रुद्धोष्म प्रक्रिया है जिसमें कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है बल्कि टेम्परेचर में वेरिएशन ज़रूर होता है। जहाँ कंप्रेशन हो रहा होगा वहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, जहाँ रेफ्रिक्शन हो रहा होगा वहाँ टेम्परेचर घट रहा होगा। तो इसीलिए इन्होंने करेक्शन करके ये एक फॉर्मूला बताया किसी भी अनुदैर्घ्य तरंग की चाल निकालने के लिए v इक्वल्स टू अंडर गामा p अपॉन डी। ठीक, और यहाँ ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने एक गैसियस इक्वेशन पढ़ी होगी पी बी इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ से अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आर टी अपॉन वी हो जाएगी। ठीक, तो ये जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आया है गामा आर टी अपॉन एम, ये इसी से आया है। इसमें पी को तो हमने आर टी अपॉन वी में तोड़ दिया एंड डी को, डी क्या है डेंसिटी, तो डेंसिटी को कैसे तोड़ सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ वी से वी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा वो गामा आर टी अपॉन एम आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले से अगर हम एयर में इसकी वेलोसिटी निकालें तो क्या आएगी, देखिए पहले तो हम गामा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गामा इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी होता है, जिसमें कि सी पी जो है वो गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है और जबकि सी वी गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, जिसके बारे में आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा था। तो हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिकता होती है और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं वो द्विक परमाणु गैसें हैं और द्विक परमाणु गैसों के लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो 1.41 समथिंग होती है। तो इसमें अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल निकालना चाहें तो v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p अपॉन डी वाले फॉर्मूले से तो ये 332 मीटर पर सेकंड आ गई, मतलब लगभग ये स्टैंडर्ड वैल्यू के इक्वल ही आ गई हैं। तो यानी ये जो लाप्लास का करेक्शन है ये एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले थे वो ये करने वाले थे कि वायु में ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने देखा होगा कि अगर हम किसी भी मीडियम में प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे अगर गैसियस मीडियम में हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रेशर से क्या होगा, कोई भी गैस कंप्रेस होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे। तो इससे हमने ये देखा कि प्रेशर बढ़ने से जो डेंसिटी है वो भी बढ़ी। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये जो रेशो है P अपॉन डी ये कुल मिला के सेम रहता है। तो मीन्स कि हम ये कह सकते हैं प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ रही है, इसलिए ओवरऑल इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यानी प्रेशर का वायु में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं है। एंड सेकंड जो फैक्टर है वो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला था लाप्लास करेक्शन के बाद v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल भी बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए एक रिलेशन भी है कि टेम्परेचर की कितनी वैल्यू बढ़ाने पर कितनी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाती है। तो v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 0.61 t। इस फॉर्मूले से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम t की वैल्यू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करें तो जो स्पीड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, यानी वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे अगर किसी मीडियम में मतलब एयर में आर्द्रता की यानी ह्यूमिडिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि उसमें जो वेपर्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो एयर की डेंसिटी कम हुई। और एयर की डेंसिटी कम होने से हम इस वाले फॉर्मूले से देख सकते हैं कि V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा P अपॉन डी, से D क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की तरंग की चाल बढ़ जाती है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है विभिन्न गैसों में अगर हम ध्वनि की तरंग की चाल देखें तो ये जो फॉर्मूला है गामा आर टी अपॉन एम, से एम क्या है, किसी भी गैस का अणुभार। तो वेलोसिटी जो है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर किसी ज़्यादा अणुभार वाली गैस में हम ध्वनि की तरंग की चाल देखें तो जब m की वैल्यू ज़्यादा होगी तो v की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, और इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके, इसमें साथ में आंसर भी हैं, इन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके और गूगल क्लासरूम में अपना होमवर्क अपलोड कर दीजिए।